अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद इजाज़ अपने यूट्यूब चैनल आईजे सरदार वन में एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम वर्क परमिट रिसीवर पार्ट 3 शुरू करेंगे। इसमें हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें सिलेबस को। जो मैंने लास्ट वीडियो में वीज़ा के बारे में बताया था, बहुत सारे वीज़े आए हैं यहाँ पे। दुबई में भी, सऊदी अरेबिया में भी। बहुत सारे दोस्त मुझे कॉलें कर रहे हैं कि जाज भाई आपके पास वीज़े हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई वीज़ा नहीं है। मैंने आप लोगों को सीधा रास्ता दिखाया। मैंने बताया कि ये एजेंसीज़ हैं जो सही एजेंसीज हैं, वरना आपको पता है वीज़ा फ्रॉड कितना चल रहा है। लोग पैसे देते हैं और बाद में पैसे नहीं मिलते। ये फ्री वीज़े थे। मैंने आप लोगों को बताया कि ये फ्री वीज़े हैं, मैन पावर पे वीज़े आए हैं। मैंने उनके बारे में बताया। आज भी कुछ और भी ज़्यादा वीज़े हैं उनके पास। मैं वो भी अपनी वीडियो के एंड पे शेयर करूँगा। मेरी वीडियो को देखते रहिए। और आज अब हम शुरू करते हैं वर्क परमिट रिसीवर पार्ट 3। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे वर्क परमिट पार्ट 3। इसमें वर्क परमिट इशुएंस के बारे में पढ़ेंगे। वर्क परमिट इशुएंस में सबसे पहले देखा जाता है वर्क परमिट कहाँ पे रिक्वायर्ड है। इसके लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया देखा जाता है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया अगर तो हो, वहाँ पे परमिट आपको पता है रिक्वायर्ड होता है। अगर वर्क एरिया भी रिस्ट्रिक्टेड है और फिर वहाँ पे देखना है एक्टिविटी जो आपने करनी है वो रिस्ट्रिक्टेड है या नहीं। एक्टिविटी अगर तो रिस्ट्रिक्टेड है तो फिर तो आपको वहाँ पे परमिट चाहिए। अगर एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो वहाँ पे परमिट की ज़रूरत नहीं होती। अगर तो एक्टिविटी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, वर्क परमिट की ज़रूरत है, तो आपने डिटरमाइन करना है कि आपको वहाँ पे कौन सा परमिट चाहिए। आपकी एक्टिविटी जो है उसमें अगर तो इग्निशन सोर्स इन्वॉल्व है तो वहाँ पे आपको हॉट वर्क परमिट चाहिए। अगर इग्निशन सोर्स इन्वॉल्व नहीं है तो आपको वहाँ पे कोल्ड वर्क परमिट चाहिए। अगर आपने कन्फाइंड स्पेस में काम करना है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री का परमिट चाहिए। और अगर आपने कोई लाइन ब्रेक करनी हाइड्रोकार्बन की तो आपको इक्विपमेंट ओपनिंग लाइन ब्रेक परमिट चाहिए। 4 तरह के ही परमिट होते हैं। इसके बारे में अब बात करते हैं वर्क परमिट इशुएंस में। आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं हमारी कंपनी में भी। उनकी रिक्वेस्ट थी कि सर कैसे वर्क परमिट को फिल किया जाता है, हमें ये नहीं पता। उन्होंने पास भी कर लिया है लेकिन अभी तक उनको ये नहीं पता। सो अब हम सेक्शन 1 वर्क डिस्क्रिप्शन शुरू करते हैं। इसमें डेट, ईयर, मंथ और ड्यूरेशन लिखा जाता है। और एरिया जहाँ पे आपने काम करना है, फैसिलिटी कौन सी है वो डिटरमाइन करनी है। एग्जैक्ट वर्क लोकेशन यहाँ पे लिखनी है। वर्क टू बी डन, क्या काम आपने करना है वो यहाँ पे लिखना है। इक्विपमेंट टू बी यूज़, कौन सा इक्विपमेंट आपकी साइट के ऊपर यूज़ होगा वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। और ये पहला पार्ट जो जिसको हम सेक्शन 1 कहते हैं, इसमें ही यही सिर्फ वो हिस्सा है जो आप सेक्शन है जो वर्क परमिट रिसीवर जो है वो फिल कर सकता है। तो उसके बाद दोस्तों, वर्क परमिट इशुएंस में दूसरे नंबर पे सेक्शन 2 में हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल आ जाएगा। ये सारा फिल किया हुआ है मैंने। आइडेंटिफाई एंड अटैच एनी सप्लीमेंट, आपको कोई फॉर एग्जांपल आपके वहाँ पे आपको आपकी जो जॉब है वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, अगर जो सेफ्टी एनालिसिस JSA जिसे कहते हैं, अगर वहाँ पे है तो टिक करें। गैस टेस्ट रिकॉर्ड किया हुआ है, टिक करें। आइसोलेशन प्लान आपके पास है, टिक करें। ब्लाइंड लिस्ट आपके पास है, टिक करें। एनर्जी टाइप B, कौन सी एनर्जी है आपने वहाँ पे, मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करनी है, कोई पावर वहाँ से इलेक्ट्रिकल से लेनी है, या आपने हाइड्रोलिक लेनी है, न्यूमेटिक लेनी है, स्टीम लेनी है, यहाँ पे आप टिक करेंगे। जैसे यहाँ पे इसने लिखा हुआ है हाइड्रो, कार्बन, स्टीम और केमिकल, इस पे टिक किया है। आइसोलेशन मेथड, कौन सा आइसोलेशन मेथड, ब्लाइंडिंग और डिस्कनेक्ट। और पोटेंशियल एक्सपोजर कौन सा है, यहाँ पे नॉइज़ है, ज़ाहिर सी बात है, वेल्डिंग मशीन है या कोई और ऐसा इक्विपमेंट है तो नॉइज़ होगी, टेम्परेचर होगा, तो इसने नॉइज़ और टेम्परेचर पे टिक कर दिया है। आगे है प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जैसे PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे सेफ्टी हेलमेट है, कवरऑल है, शूज़ हैं, ये इसने यहाँ पे जो टिक किया है ये देखें। और आगे है फायर प्रोटेक्शन मेथड।
आपके पास कौन कौन से हैं? आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर भी है, फायर एक्सटिंग्विशर और फायर मॉनिटर होज, और उसके बाद लास्ट में फायर बैरियर और शील्ड। और जी स्टैंड बाय मैन नीडेड है तो उसका बैच नंबर, नाम लिखेंगे। लिस्ट ऑफ एनी सेफ्टी प्रिकॉशन, एक्स्ट्रा एडिशनल सेफ्टी प्रिकॉशन चाहिए वो लिखेंगे यहाँ पे। और ये सारा दूसरा जो है सेक्शन है ये ईश्वर फिल करता है। वर्क परमिट इशुएंस। फिर तीसरा सेक्शन जिसमें हम जा रहे हैं वहाँ पे गैस टेस्ट, आपको पता है तीसरा वो सर्टिफाइड आरामको गैस टेस्टर ही इसको कर सकता है। सो सेक्शन 3 गैस टेस्ट। 4 ही तरह की गैसों के टेस्ट किए जाते हैं। LEL लोअर एक्सप्लोरर लिमिट, हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको H2S भी कहते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे पहले LEL की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 0 से ऊपर LEL पे हॉट वर्क नहीं मिलता। हॉट वर्क का लॉ नहीं है 0 से अबव 0 नॉट हॉट, नो हॉट वर्क का लॉ। सो जो भी अब बात होगी वो सारी कोल्ड वर्क परमिट की है। सो कोल्ड वर्क परमिट आप 0 से अप टू 5 का मतलब है 5 से नीचे तक। 5 से नीचे तक आप विदाउट ब्रीथिंग ऑपरेटर्स काम कर सकते हो। और 5 से अप टू 10 का मतलब है 10 से नीचे आप अप टू 10 तक, 5 से अप टू 10 ब्रीथिंग ऑपरेटर्स और डिवीजन हेड के सिग्नेचर चाहिए होंगे, लेकिन कोल्ड वर्क कर सकते हैं। और जैसे ही इसकी मिकदार या इसकी वैल्यू 10 पे जाएगी या अबव 10 जाएगी आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा और ना ही वहाँ एंट्री अलाउ होगी। ऐसे ही हम बात करते हैं H2S की। H2S 0 से अप टू 10 मतलब 10 से नीचे नॉर्मल वैल्यू है, आप विदाउट ब्रीथिंग ऑपरेटर्स काम कर सकते हो। जैसे ही वैल्यू 10 से ऊपर जाएगी या 10 पे जाएगी या 10 से ऊपर 100 तक, अप टू 100 मीन के 100 से नीचे, तो आपने ब्रीथिंग ऑपरेटर्स लेना है और डिवीजन हेड के सिग्नेचर चाहिए। और जैसे ही इसकी वैल्यू 100 पे जाएगी आपको काम भी नहीं करने दिया जाएगा और वहाँ पे एंट्री भी अलाउ नहीं है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। सबसे सिंपल ऑक्सीजन 20 से 23.5% इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। इसमें नॉर्मल वैल्यू में आप विदाउट डिवीजन हेड के सिग्नेचर के मतलब नॉर्मली आप काम कर सकते हैं। और जैसे ही आपका ऑक्सीजन लेवल 20 से नीचे जाएगा तो आपने ब्रीथिंग ऑपरेटर्स लेना है और वहाँ पे आपको काम करने के लिए डिवीजन हेड के सिग्नेचर की भी ज़रूरत पड़ती है। और जैसे ही ये वैल्यू 23.5% से ऊपर जाती है वहाँ पे काम अलाउ नहीं होता। अब बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड का नॉर्मल लेवल जो होता है वो 0 से अप टू 35 है। अप टू 35 का मतलब आपको बता चुका हूँ 35 से नीचे। सो जैसे ही ये वैल्यू 35 पे जाएगी, ये 35 से 1000 पे जाएगी ppm पार्ट पर मिलियन। सो आपने डिवीजन हेड के सिग्नेचर भी आपके लिए रिक्वायर्ड हैं और ब्रीथिंग ऑपरेटर्स भी। और जैसे ही वैल्यू 1000 पे जाएगी, 1000 ppm पे, सो वहाँ पे आपको ना एंट्री अलाउ होगी ना वर्क परमिट अलाउ है। सो बहुत इजी ये टेबल है। इसके बाद जब ये भी गैस टेस्ट भी हो जाता है तो फिर उसके बाद सिग्नेचर होते हैं परमिट के ऊपर, और फिर उसके बाद हैज़र्ड एनाल, और उसके बाद फिर 20 क्वेश्चन की हैज़र्ड एनालिसिस चेकलिस्ट होती है। इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, ये आपके सामने 20 क्वेश्चन हैं। सो इसको फिल कर लिया जाता है। अगर इसके किसी भी इस परमिट में अगर एक के ऊपर भी एन पे टिक हो गया, नो पे यानी कि, तो आपको वहाँ पे परमिट रिक्वायर्ड नहीं होगा। ठीक है। सो ये गौर से देखें ये 20 क्वेश्चन की, ये मैं थोड़ा यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ ताकि आप गौर से पढ़ लें इसको। इज़ द करेक्ट टाइप ऑफ परमिट इशू, आपने परमिट देखना करेक्ट टाइप है, यस। जैसे यहाँ पे आया है आपके पास, यस। आर वेदर कंडीशन acceptable, yes. Are slip trip hazard control, yes. Does the work crew have the correct tool, yes. Does personnel have proper certification, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि अगर आपके जहाँ पे आप काम करें वहाँ पे सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर दोगे। सो
अभी ऐसे ही आपने इसको फिल कर लेना है। और जैसे दूसरी साइड पे आप देखें तो इधर इधर लिखा हुआ है इज़ द करेक्ट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अवेलेबल फॉर यूज़ बाय पर्सनल, यहाँ पे इसने रेड कलर से नो लिख दिया है। तो अगर नो है तो अगर किसी भी मतलब आंसर पे नो आ जाएगा चेकलिस्ट में तो वहाँ पे परमिट आपको नहीं मिलेगा, परमिट कैंसिल हो जाएगा। सो अभी नीचे आप जाएंगे तो देखें इशूअर और डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव के साइन है और आगे रिसीवर के साइन है, मीन आपका परमिट आपको इशू हो चुका है। अब दोस्तों वर्क परमिट रिन्यूअल पे बात करते हैं। रिन्यू परमिट आपको सिर्फ एक ही शिफ्ट के लिए आपको रिन्यू एक ही दफ़ा आप रिन्यू हो सकता है। रिन्यू में क्या होता है कि वही वही उसी परमिट के ऊपर आपने दोबारा सिग्नेचर लेने होते हैं, नए इशूअर ने और नए रिसीवर ने, अगर दोनों एग्री हैं तो। और अगर उस परमिट पे किसी डिवीज़न हेड के सिग्नेचर हुए हैं या किसी और डिपार्टमेंट के तो फिर आपने वहाँ उनको नोटिफाई करवा देना है कि हमने रिन्यू कर लिया परमिट। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप 24 घंटे तक रिन्यू परमिट से काम कर सकते हैं। वो उस सूरत में जब एक शिफ्ट 12 आवर्स की होगी तो टोटल आपने रिन्यू करके 24 घंटे के लिए आप परमिट ले सकते हैं। सो रिन्यू परमिट सिर्फ एक ही दफ़ा होता है, ये अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। सो अब बात करते हैं एक्सटेंड परमिट की। एक्सटेंड परमिट जो होता है मे बी इशू फॉर अ पीरियड ग्रेटर देन 2 ऑपरेटिंग शिफ्ट बट नॉट इन एक्सेस ऑफ 30 डे। ये 2 से ज़्यादा शिफ्टों तक आपको जो परमिट है वो मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 दिन तक परमिट ले सकते हैं। 30 दिन से ज़्यादा आप एक्सटेंड परमिट नहीं ले सकते हैं। और कोई भी एक्सटेंड परमिट आपने लेना है तो डिवीजन हेड के सिग्नेचर यहाँ पे लाजमी होते हैं, ये बात लाजमी याद रखिएगा। जो रिन्यू परमिट है वो सिर्फ एक ही दफ़ा होता है रिन्यू, और जो एक्सटेंड परमिट है वो मोर देन 2 शिफ्ट या 30 दिन तक आपको मिल सकता है। ये उस सूरत में मिलता है जब आपके जॉब साइट पे हैज़र्ड जो है वो रिमेन सेम रहें। सो अगर वहाँ पे आपके हैज़र्ड बदलते हैं तो वहाँ पे एक्सटेंडेड परमिट आपको अलाउ नहीं किया जाता। सो दोस्तों जब काम ख़त्म हो जाता है, शिफ्ट कंप्लीट हो जाती है तो ईश्वर रिसीवर दोनों जॉइंट साइड इंस्पेक्शन करते हैं और परमिट को क्लोज़ कर देते हैं। सो कल इंशाल्लाह मैं नई वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। और जाते जाते मैं आपको वो स्लाइड भी जॉब्स की शो कर देता हूँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा कि मुझे कॉल करने की बजाय आप जो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पे आप CV सेंड करें और अप्लाई करें। यहाँ वीज़े मेरे पास नहीं आए, ये एजेंसी में आए हैं, और जहाँ आए हैं वो मेरा दोस्त वहाँ से मुझे सेंड करता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सो ये एक नई ऐड है मैनसोल मैन पावर पे। ये वैकेंसीज़ भी इसमें बहुत ज़्यादा हैं और सैलरी पैकेज तो इसमें बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं। एडमिन इंचार्ज की सैलरी देखें 8500 है, HSC मैनेजर की 17000 है, और ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे वीज़े हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट है इनके पास। सो दोस्तों ये इंशाल्लाह मैं मेरा दोस्त है वो मुझे सेंड करता है तो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे ख़र्चा बिल्कुल नहीं होता, फ्री वीज़े होते हैं और 20-25 हज़ार लगता है जो एक्सपेंस है। तो यहाँ पे तो उसने वैसे भी वो भी 10,000 लिखा हुआ है। तो जो दोस्त मेरे ऑलरेडी यहाँ सऊदी अरेबिया में, UAE में या कतर में, गल्फ़ कंट्रीज़ में काम कर चुके हैं, ये उनके लिए नहायत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। सो यहाँ ईमेल एड्रेस दिया गया है। सो ईमेल एड्रेस पे आप CV सेंड करें। और आप देखें लाहौर में 18 को है, मुल्तान में 20 को, और सादकाबाद में 23 को, और रावलपिंडी में 25 को। तो ज़रूर विज़िट कीजिए, इंटरव्यू दीजिए। और मुझे बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं कि आपके पास वीज़े हैं, तो मैं फिर क्लैरिफाई कर रहा हूँ मेरे पास कोई वीज़ा नहीं है। सो डायरेक्टली आप लोग जो हैं वो अप्लाई करें। सो मेरी आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं और ऐसी ऐड जो हैं वो शामिल करूँगा। सो जिन लोगों ने अभी तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस का इंतज़ार करें। शुक्रिया।